अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज आपको बताएंगे कि एक तो जो अमन जरगा मुनक़िद हुआ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, उसका एक एलामिया मुत्तफ़िक़ा जारी किया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़े अहम पॉइंट्स हैं उसमें, उसके ऊपर बात करेंगे। एक धचका पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान की क्रिकेट को लगते लगते रह गया, और शुक्र है कि बात फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है कि बन गई है, लेकिन ये झटका बड़ा ज़ोरदार है और ये आइंदा भी किसी ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसके ऊपर भी तफसीलन बात करेंगे कि क्या श्रीलंका की जो टीम है उसका दौरा जारी रह सकेगा या नहीं, और क्या पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो दोबारा फिर क्या खुदा न खास्ता मुश्किलात में तो नहीं घिरने वाली। इसके साथ साथ जी तरमीम मंजूर हो गई है कौमी असम्बली से, और आज के दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट मनाजिर देखने को मिले, क्योंकि कायदे इनकलाब जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो वो भी अहवाल आपको सुनाएंगे। और थर्सडे का दिन है तो इमरान खान साहब से मुलाकातों का भी दिन है जो कि कभी हुई नहीं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली के अंदर जो अमन जरगा मुनक़िद हुआ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ़ सियासी जमातों, मुख्तलिफ़ इकाइयों, मुख्तलिफ़ लोगों की नुमाइंदगी करते लोग जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। बहुत ही अहम ये मामला, जिसके ऊपर तफसीली व्लॉग मैंने पहले कर किया है, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ तकारीर है उनका अहाता भी किया है। लेकिन उसके बाद एक दिन का चूँकि ये जरगा था, तो इख्तिताम पजीर हुआ। एक मुत्तफ़िक़ा लाहेअमल या एलामिया जो है वो बनाया गया है, जो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किन चीज़ों के ऊपर जो है वो अपोजिशन, हुकूमत और भी मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हो सकी हैं। तो सबसे पहले तो जी आपको बताएं कि उसमें लिखा है, जो पहला पॉइंट ये कि अमन जरगा सूबे में जारी दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करता है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूद वसाइल बरूए कार लाए जाएं। अमन व अमान के हवाले से असम्बली की मुत्तफ़िक़ा करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पुलिस और CTD दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है सूबे की, वो पुलिस और CTD के पास हो, और अफवाज पाकिस्तान को ज़रूरत के मुताबिक अगर वो कहें खुद तो फिर उन्हें तलब किया जाए, क्योंकि अगला पॉइंट है कि पुलिस ज़रूरत के मुताबिक आइनी तौर पर बाकी इदारों से मुआवनत तलब कर सकती है। हुकूमत सूबे में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल में पुलिस और CTD को खुसूसी माली मुआवनत फराहम करेगी। तो ये तो वो पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि स्पेशल उन्हें इक्विप्ड किया जाएगा, और हर तरह के जो माली मुआवनत है वो भी फराहम की जाएगी, ताकि जो आपकी सिविल फोर्सेस हैं उन्हीं को ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाया जाए। इससे वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि जो यहाँ की इस जरगे की सियासी जमातें हैं वो इस नतीजे पे पहुँची हैं कि फ़ौज का इस पूरी सूरत हाल में अमल दखल कम से कम होना चाहिए। भत्ताखोरी और गैर कानूनी महसूलात के खात्मे के लिए एक मरबूत पॉलिसी बनाई जाए। उसकी वजह यही है कि जो ऐसा पैसा इकट्ठा होता है गैर कानूनी, वो फिर दहशत गर्दी के फंडिंग में इस्तेमाल होता है, तो इसको भी उन्होंने कहा है कि कंट्रोल किया जाए। शोरश ज़दा इलाकों में मादनियात की गैर कानूनी निकासी का खात्मा किया जाए। अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनाब ये जो मादनियात चुपके चुपके से इधर उधर मूव की जा रही हैं, ये सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा को जारी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों और कानूनी बुनियादों के बारे में मुतय्यना मुद्दत में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। तो ये वो पहले भी कह चुके हैं कि आप यहाँ पर आकर हमें ब्रीफिंग दें। मेरा ख्याल है कोर कमांडर के हवाले से जो स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती साहब, उन्होंने भी ये बात कही थी, तो इसी को उन्होंने दोबारा से जो है वो इस एलामिया में भी लिखा है कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। सूबाई सतह पर अमन के फोरम कायम किए जाएँ जिनमें अक्सरियत गैर सरकारी अरकान की हो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट और नया पॉइंट है कि अमन के फोरम कायम किए जाएँ जिसमें अक्सरियत जो है वो गैर सरकारी अरकान की हो, यानी अगेन इसमें जो पॉलिटिकल नुमाइंदगी है वो हो। उसके अलावा वो कहते हैं शहरी सतह पर पुलिस, कंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के माबैन हम आहंगी के लिए चेक पोस्टों के खात्मे के लिए मंसूबे तैयार किए जाएँ। यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा है कि जो यहाँ पे फ़ौज का किरदार है उसको महदूद करने की बात है एक तरह से, ताकि चेक पोस्टें जो हैं वो ख़त्म की जा सकें। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी तरमीम की जाए। सूबाई फ़ाइनेंस कमीशन को कौमी फ़ाइनेंस कमीशन के साथ मुंसलिक किया जाए। ज़ाहिर है जो सूबे के ज़िम्मे बल्कि सूबे के जो वाजिबात वफाक के ज़िम्मे उसकी अदायगी की बात है।
अमन जरगा ये तजवीज़ करता है कि सूबाई हुकूमत और असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करें। तो जैसा नेशनल एक्शन प्लान है, इसी की तरह एक सूबाई एक्शन प्लान भी जो है उसको मुरतब करने की बात इस में की गई है जरगे में। इसके अलावा ये भी कहा गया कि पाक अफगान बॉर्डर को तिजारत के लिए फिलफोर खोला जाए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बसते हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो इस तिजारत के ऊपर डिपेंडेंट है अपने माशी मामलात के लिए। तो इसका भी उन्होंने जब से ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी हुई है तो ये बॉर्डर पे तिजारत की जो आमदोरफ्त है वो बिल्कुल ख़त्म हुई है, उसको भी खोलने का मुतालबा किया गया है। पाक अफ़गान खारजा पॉलिसी में विफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे, ये उन्होंने बात अपनी तकरीर में भी बोली थी। पाक अफ़गान मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी को तरजीह दी जाए, वही बात कि फ़ौजी ऑपरेशन के बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए बात करके मसले को हल करने की कोशिश की जाए। अमन जरगा ये तजवीज़ करता है कि वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए, और इसमें अगेन एक अहम पॉइंट यही है कि सुहेल आफरीदी की उनके कायद से मुलाकात भी हो, जो सुहेल आफरीदी के ऊपर एक पूरा महाज खड़ा किया हुआ है वो भी ख़त्म होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आइनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए, और ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इससे भी वही बात है कि जो चीज़ें तय होनी होती हैं, मामलात ख़ास तौर पर रुपए पैसे के जो मामलात होते हैं सूबों के दरमियान, दीगर जो अहम मामलात होते हैं फ़ैसलों के हवाले से भी, सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं बल्कि दीगर जो अहम बैनुसूबाई अमूर के ऊपर जो फैसले करने होते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो भी उन्होंने कहा है कि आइनी मुद्दत के मुताबिक ही बुलाया जाए, उसमें देर सवेर ज़्यादा ना की जाए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप देख रहे हैं कि एलामिया है जिसके अंदर काफ़ी पॉइंट्स को कवर किया गया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि डॉक्यूमेंट तो बहुत अच्छे बना लिए जाते हैं, बड़ी अच्छी तजावीज़ भी होती हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद कैसे हो। तो असल इम्तिहान अब से ऑनवर्ड्स शुरू होगा कि जो आपने एक ज़बरदस्त लोगों की हिकमत अमली के साथ उनको बुला कर ऑन बोर्ड करके आपने एक लाहेमल बनाया, वेरी गुड, लेकिन इसको अब एक्सपेंड कैसे करना है नंबर 1, और दूसरा इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है, क्योंकि इसके साथ जो आपके मुतालबात जुड़े हुए हैं उसमें यकीनी तौर पर जो आपकी वफाकी हुकूमत है, जो आपके सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन के बगैर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो ये अब असल चैलेंज है कि ये किस तरह से किया जाएगा। देखा जाए तो इसमें जो एक लॉजिक कहती है और जो वक्त का तकाजा भी है उसके मुताबिक तो यही बनता है कि जो आपकी वफाकी हुकूमत है वो इस सिलसिले में बिल्कुल संजीदगी से जो सूबाई हुकूमत है उसके मुतालबात को सुने। सिर्फ ये सूबाई हुकूमत के मुतालबात नहीं है बल्कि ये सूबे के मुतालबात हैं, क्योंकि अब सबकी रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर, और इसके ऊपर उनके साथ ताउन भी करे ताकि वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर सके। लेकिन फ़िलहाल ऐसी मेचॉरिटी जो है वो इनकी तरफ से नज़र तो नहीं आ रही। बाकी देखते हैं कि फिर किस तरीके से आगे मामला बढ़ता है। तो ये जी आज जरगे की कहानी थी, लेकिन दूसरी तरफ की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि दूसरी तरफ कहानी है जनाब। अच्छा, जरगे में एक काम और हुआ है वो भी बता दें आपको। पीटीएम के भी 2 लोग आए थे, और पीटीएम जो मंजूर पश्तीन साहब की जमात है उसके 2 लोगों ने यहाँ पे जब शिरकत की और नेशनल एंथम पढ़ा गया, तो ये दोनों जो हजरात थे ये नेशनल एंथम के एहतराम में खड़े नहीं हुए, जबकि बाकी सब जो लोग शुरका थे वो खड़े हुए थे। ज़ाहिर है कि सब जब भी हमारे यहाँ नेशनल एंथम पढ़ा जाता है तो सब उसके एहतराम में खड़े होते हैं, लेकिन इन 2 हजरात ने खड़े होने की जहमत नहीं की। इसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही थी। बाद में ये भी खबर मिली कि इन लोगों को तकरीर करने का मौका नहीं दिया गया, और उसको भी बाज़ लोग यही जवाज़ बता रहे थे कि चूँकि इन्होंने भी एहतराम में खड़े नहीं हुए तो इसलिए उन्हें तकरीर का मौका नहीं मिला। मुमकिन है ये वजह, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि चूँकि इतने सारे लोग थे, हर कोई अगर तकरीर करता तो फिर तो ये कई दिन चलता जरगा। तो ज़ाहिर सी बात है रिप्रेजेंटेशन सबकी थी और सब में से किसी को मिल गया मौका और कोई नहीं भी बात कर सका। तो इस तरह लेकिन एक ओवरऑल इज्तिमाई दानिश जो है वो तो यहाँ पर हो गई उसका इजहार। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि बाद में ये दोनों हजरात हैं जब ये जरगे के, बल्कि ये जरगा बीच में छोड़ के निकल गए, और फिर उसके बाद खबर ये आ रही है कि उन्हें कहीं रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया है या शायद अगवा कर लिया गया है। अभी ये अनकन्फर्म्ड है कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो राब्ते में नहीं है किसी के साथ। तो ये भी खैर इस जरगे का एक पहलू था। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब की आमद जो थी वो काफ़ी दिलचस्प मनाजिर थे आज के, उसके ऊपर भी मैंने जैसे पिछले व्लॉग में भी काफ़ी बात की है। लेकिन आज एक बेबस, लाचार और मजबूर किस्म के बाप को ज़रूर देखा हमने, जिसने अपनी कुल मता जो थी, कुल जो उसकी सियासी एक लेगेसी हो सकती थी, जिद्दोजहद हो सकती थी, वो सब उसने बहा दी, बिल्कुल चुटकी में उड़ा दी, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने आप को बचाने के लिए जो भी उसके
उसके चंद साल बाकी होंगे ज़िंदगी के, और अपनी बेटी को आगे वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनवाने के लिए उसने अपनी पूरी जो सियासी जमात है उसको त्याग दिया। और वो एक ऐसा फ़ैसला कि जिसने उसकी जो उम्र भर की कमाई थी उसको जो है वो मट्टी कर दिया। आज इस तरह के तासुरात जो थे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के थे, और आज उन्होंने जब असेंबली में आकर सब सोच रहे थे कि शायद वो कोई लबकुशाई करेंगे, तकरीर करेंगे, तो उन्होंने खामोश रहने को प्रेफर किया। इस उम्र में उन्हें काफ़ी देर खड़ा होना पड़ा, उठक बैठक करनी पड़ी, क्योंकि हर तरमीम पे सब लोग खड़े होते हैं वगैरह। लेकिन उन्होंने जनाब आके ये बता दिया कि जी मैं बिल्कुल इस तरमीम में साथ हूँ। अगरचे उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो बड़े अजीबोगरीब थे। वो तो खैर हमेशा से अब एक तरह के ही हो गए हैं, पिछले 6-7 साल से मैंने तो ऐसे ही देखे हैं। बस वो जब उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया था, उनकी ज़िंदगी ऐसा लगता है वहीं पर रुक गई थी। उसके बाद उन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया, चेहरे के तासुरात बदलने छोड़ दिए, तो उसके बाद से वो एक ही किस्म के एक्सप्रेशंस के साथ हमें नज़र आते हैं। तो बहरहाल जी ये एक उनका जो था बड़ा अफसोसनाक सा एंड मुझे तो लगता है, इसलिए अफसोसनाक कि बाज़-औक़ात आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कुछ लीडर से कि शायद वो कुछ स्टैंड लेंगे, शायद वो कुछ मुल्क की बेहतरी के लिए सोचेंगे, ना कि अपने बच्चों की बेहतरी के लिए सोचेंगे। लेकिन उनकी सोच बहुत छोटी नज़र आई और उन्होंने बहुत ही घाटे का सौदा किया। तो बस आज उनका एक इबरतनाक सा अंजाम जो था वो लग रहा था, और जिन्होंने उन्हें इस्तेमाल किया उन्होंने उन्हें ठीक तरीके से लोगों के सामने एक्सपोज भी किया है। एक और जो दर्दनाक उनके लिए एलिमेंट था वो ये कि पीटीआई के वालों ने भी आज कोई रहम नहीं किया उनके ऊपर। पीटीआई वालों ने भी उनके सामने खड़े होकर नारे लगाए, और नारे भी क्या लगाए कि इमरान खान साहब के हक़ में और मियाँ साहब को ताने देने के हवाले से उन्होंने नारे लगाए और कहा कि नवाज शरीफ जिसकी वजह से हुआ बीमार वो है कैदी 804, और साथ में उन्होंने कहा कि ना वो भागा ना बीमार, वो है कैदी नंबर 804। तो ये वाले नारे भी उन्होंने लगाए, और फिर इमरान तेरे जानसार वाले भी चलते रहे। अब आप सोचिए कि कायदे मोहतरम सामने खड़े हैं और जनाब उधर ये सामने मुंह पे खड़े होकर वो नारे लगा रहे हैं कि भाई आपकी तरह भागा नहीं वो, आपकी तरह वो बीमार नहीं हुआ, जिस तरह से आप यहाँ से मुंह छुपा के चले गए थे। वो वहाँ पे बैठ के जेल में ललकार भी रहा है और सामना भी कर रहा है, फेस कर रहा है हर तरह की डिफ़िकल्टी को। तो ये बात तो है कि इमरान खान साहब की जद्दोजहद ऐसी है कि उनका जो वर्कर है वो कम से कम सर फ़ख्र से बुलंद करके किसी के सामने भी सीना तान के खड़ा होता है, उसको सर झुकाना नहीं पड़ता, शर्मिंदा नहीं होना पड़ता कि उसका जो लीडर है वो कोई बुज़दिल निकला, या उसका लीडर कोई डीलर निकला, या उसका लीडर जो है वो कहीं छुप छुपा के मफरूर हो गया। तो वो इस बात के ऊपर फ़ख्र महसूस करता है कि उसका लीडर एक मजबूत आसाब का शख्स है और एक बहादुर इंसान है और एक बेमिसाल जद्दोजहद करने वाला फ़ाइटर शख्स है। तो ये बात तो है कि इमरान खान साहब की फ़ाइट ने उनके वर्कर्स को, उनके लीडर्स को सबके सामने सर फ़ख्र से बुलंद करके जीने का एक हुनर ज़रूर सिखाया है। इसके साथ ये भी सुना कि मियाँ साहब की जो शुगर लेवल थी वो भी वहाँ पर डाउन हो गया, क्योंकि पता नहीं अब शायद नारों से ही हो गया हो, तो फिर उन्हें कुछ वहाँ पे चॉकलेट वगैरह भी दे के कुछ शुगर लेवल भी बहाल किया गया उनका। तो बहरहाल उन्होंने कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, बस चुप करके आए और चुप करके उसी तरह गाड़ी में बैठ के जाने ही वाले थे कि सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो है मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे, वो उनसे मिलने के लिए लपके। इस दौरान उनके सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे, पुलिस ऑफिसर वहाँ पे जो मौजूद थे जब मियाँ साहब गाड़ी में रवाना होने वाले थे, उन्होंने अफनानुल्लाह साहब को रोका और बाकायदा उनकी आपस में ज़रा आप कह सकते हैं कि मुठभेड़ सी हो गई और वो धक्कम पेल सी हो गई। इस पे वो अफनानुल्लाह साहब बड़े गुस्सा हुए और उन्होंने उनको बड़े गुस्से से पीछे किया सिक्योरिटी वाले को, और फिर मियाँ साहब ने भी दोनों को मना किया कि आपस में ये हाथापाई बंद करें। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मियाँ साहब ने बिल्कुल भी सेनेटर साहब के साथ कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई मिलने में, ना कोई कोशिश की कि उन्हें कोई स्माइल देते या उनका हाल पूछते या उनसे हाथ ही मिला लेते, कुछ तो करते, बल्कि उन्होंने उनको जस्ट देखा और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गए और रवाना हो गए और सेनेटर साहब बेचारे मुंह देखते रह गए। तो मुझे बड़ा फील हुआ सेनेटर साहब अफनानुल्लाह साहब के लिए कि ये वो लोग हैं कि देखिए इन लोगों की खातिर ये लोग कितने कितने झूठ बेचारे बोलते हैं, उनको दिफा करने के लिए क्या क्या ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं, उनकी गलतियों के ऊपर कैसे पर्दा डालते हैं, उनके गुनाहों को कैसे ये मीठा हलवा बना के पेश कर रहे होते हैं। आप देखिए कि इन लोगों के लिए क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ ये इनके जो लीडर्स हैं वो इनको कितनी अहमियत देते हैं। एक जानिब इरफान सिद्दीकी साहब की दुख भरी दास्तान तो आपने कल सुनी ली है कि जो उनके साथ हुआ है,
اور آج ان کے ساتھ دیکھ کے بھی مجھے یہی احساس ہو رہا تھا. اور یہ تو سامنے ویڈیوز کی بات ہے نا, باقی بھی آپ جا کے کسی PMLN کے ممبر سے, لیڈر سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کتنے کے دستیاب ہوتے ہیں قائد محترم ان لوگوں کو. کتنی مریم نواز صاحبہ MP سے ملتی ہیں یا ان کی کوئی بات سنتی ہیں, کتنے کے ان کے جو وزراء ہیں وہ کوئی آپ کو دستیاب ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ یہ بالکل اپنے جو ساتھی لوگ ہیں ان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس نمبرز ہیں, اور بس ہمارے لیے ان کا اتنا ہی, ان پہ ہمارا احسان بڑا ہے کہ جناب یہ ہمیں ووٹ دیں اور ہمیں وزیر اعظم بنائیں, ہمیں وزیر اعلیٰ بنائیں. یہ ان لوگوں کو کبھی بھی کسی بڑے عہدے پر نہیں نامزد کرتے, نہ ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ان لوگوں کا کوئی اس طرح کا ہے کہ جس سے آپ کہیں کہ ہاں جی یہ اپنے ورکرز کو بڑی اہمیت دیتے ہوں گے. تو یہ ان لوگوں کی اصل میں مینٹالٹی اصل میں وہی ہے, بادشاہت والی مینٹالٹی, اپنے آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری مخلوق سمجھنے کی مینٹالٹی کہ ہمیں ہاتھ نہیں کوئی لگا سکتا, ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا, ہم ہر طرح کے جو معاملات ہیں, پوچھ گچھ ہے, قانون ہے, اس سے مبرہ ہیں. اور جناب یہی آگے بیٹی صاحبہ میں بھی آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ معاملات کو چلا رہی ہوتی ہیں اور کسی کو اپنے پاس نہیں لگنے دیتی. تو یہ ان لوگوں کی ٹوٹل جمہوریت ہے ان کی جماعتوں میں, اور پھر باتیں کرتے ہیں یہ لوگ بڑی بڑی آ کے. بہرحال جی, اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کل 2 بڑے واقعات ہوئے, تو اس کے بعد سری لنکن ٹیم جو کہ آج کل کرکٹ کا دورہ کر رہی ہے پاکستان کا, اور یہاں پر ان کی ون ڈے سیریز اس وقت چل رہی ہے, ان کی جانب سے کچھ کھلاڑیوں نے تحفظات کا اظہار کر دیا سیکیورٹی معاملات پر, اور انہوں نے سیریز میں آگے کھیلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ انہیں واپس بلایا جائے. یعنی انہوں نے اپنے بورڈ سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس بھیج دیا جائے اپنے ملک واپس, کیونکہ وہ یہاں پہ مزید نہیں کھیلنا چاہتے, جس کے بعد کافی زیادہ معاملات ہاتھ سے نکل رہے تھے. خیر پھر محسن نقوی صاحب نے انٹروین کیا اور ہر طرح کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی اور انہیں ریکویسٹ کی کہ وہ اپنا دورہ ادھورا نہ چھوڑیں. جس کے بعد سری لنکن بورڈ جو ہے کرکٹ بورڈ, انہوں نے پھر اپنے کھلاڑیوں کو یہ کہا کہ آپ یہاں پر موجود رہیں اور دورہ جو ہے وہ مختصر نہ کریں, اور اگر کسی نے دورہ مختصر کیا یا چھوڑ کے بیچ میں گیا تو اس کو کچھ لوگ تو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کو 2 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا پاکستان کو کہ اگر کوئی چھوڑ کے پھر بھی جاتا ہے دورہ تو اس کی جگہ ریپلیسمنٹ میں آپ کو ہم پلیئر دے دیں گے, اور جو یہ آپ کا پورا اسکیجول ہے میچز کا وہ ہم سیریز جو ہے وہ پوری کر لیں گے. لیکن اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں اس نے دوبارہ سے ایسا لگا کہ ایک زوردار جھٹکا لگا دیا ہے پاکستان کی کرکٹ کو, کیونکہ ہم 2008-2009 میں اس کا خمیازہ پہلے ہی بھگت چکے ہیں کہ جب سری لنکا کی ہی کرکٹ ٹیم تھی جن کے اوپر ایک بہت ہی خوفناک اٹیک ہوا دہشت گردی کا, جس کے بعد پاکستان کے اندر باقاعدہ کھیلوں کے انٹرنیشنل کھیلوں کے دروازے ہی بند ہو گئے, اور پھر اس کو دوبارہ کھولنے میں ان دروازوں کو کتنا ٹائم لگا, کتنے سال لگ گئے کہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے بین الاقوامی ٹیموں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہوا, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پاکستان کے جو کرکٹ کے میدان ہیں وہ دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئے تھے. تو ابھی تو یہ سلسلہ جسٹ شروع ہی ہوا تھا, PSL شروع ہوئی, اس میں کچھ انٹرنیشنل پلیئرز آنا شروع ہوئے, کچھ سیریز ہونا شروع ہوئیں. تو ابھی ہم لوگ اس چیز کے اوپر ابھی تو اپنے اسٹیڈیمز کی حالت بہتر کرنا شروع ہوئے تھے کہ چلو بھائی دوبارہ سے کرکٹ آنا شروع ہوئی ہے ملک میں, کہ ایسے میں اس طرح کے واقعات اور پھر فوراً سے ٹیم کا اس طرح سے خدشات کا اظہار یہ دوبارہ سے ایک خوف میں مبتلا کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باقی بھی جو ٹیمز ہیں وہ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے اسی طرح ہچکچاہٹ کا سامنا کرنے لگیں. اور یہ ایک بہت ہی میٹر آف کنسرن ہے میرے خیال سے, اس نے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آپ کیا ملک کو واپس 20 سال پرانی جگہ پہ لے گئے ہیں کیا. وہی سچویشن بن گئی ہے کہ اب آپ کے بڑے شہروں میں دھماکے ہوں گے, اس بات کا خطرہ رہے گا کیا ہمیں, اور ہمیں یہ خطرہ رہے گا کہ ہمارے کھیل کے میدان دوبارہ سے ویران نہ ہو جائیں. ہماری مارکیٹس تو پہلے ہی مہنگائی اور باقی جو ملکی معیشت کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ویران ہوئی پڑی ہیں, تو آگے اب ہم دوبارہ سے ان معاملات کی طرف خدا نخواستہ جا رہے ہیں. تو یہ بہت ہی کنسرنڈ ایشوز ہیں, اور یہ وہی بات ہے کہ پھر جس کے اوپر میں کل بات کر رہی تھی کہ یہاں تک آپ کی اس نالائق نااہل حکومت نے آپ کو پہنچا دیا ہے کہ اب آپ پیچھے سے پیچھے کا سفر کر رہے ہیں آگے سے جانے کے بجائے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بھی ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم ترمیم کر لیں, ہم فلاں بندے کو خوش کر دیں, ہم فلاں, اور تو اور یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے آپ کو پتہ ہے مزید ترمیم میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے,
ٹوٹل ایک اسپیسیفک یعنی پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ کی یہ کیس ہے جو اس وقت میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یعنی یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ اس ترمیم کے نتیجے میں جسٹ چیف جسٹس رہ گئے تھے، چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہ گئے تھے، وہ جناب یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جناب یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، تو پھر ان کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ ایک ترمیم لائی جا رہی ہے مزید. اس میں یہ لکھا جا رہا ہے باقاعدہ کہ جو ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہی رہیں گے، لیکن آنورڈز جو ہیں دونوں عدالتوں یعنی سپریم کورٹ اور فیڈرل کورٹ کی اندر جو چیفز ہوں گے ان میں سے جو سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس آف پاکستان کہلائے گا. لیکن فی الحال چونکہ یحییٰ آفریدی صاحب بنے ہوئے ہیں تو چلیں جی ان کے لیے ہم یہ رعایت دے رہے ہیں کہ یہ بنے ہی رہیں. تو ابھی اسپیشل اس کے اندر ترمیم کر کے جو ہے ان کے عہدے کو تھوڑا سا ریٹین کر کے انہیں تھوڑا سا خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ اختیار تو ان کے پاس پھر بھی نہیں ہے، ان کے نام کے ساتھ آپ چیف جسٹس صرف لگا دیں یا چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیں. بات یہ کہ جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کے اختیارات ہیں وہ تو اتنے ہی ہیں جتنے کہ کوئی ایک سیشن جج کے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بہرحال ان کی کوئی چھوٹی سی نا کو کوئی میرا خیال ہے تسکین پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. شہباز شریف صاحب نے تو آج بڑی ان کی تعریفیں بھی کی کہ جی ہمارے ساتھ بڑے تعاون کے ساتھ چلے ہیں، انہوں نے بڑی ہماری خدمت کی ہے، یعنی خود ہی پول کھول دیے کہ جناب انہوں نے ہمیں کوئی تنگ نہیں کیا. اندازہ لگائیں کہ جوڈیشری کے بارے میں آپ کا کانسیپٹ کیا ہے کہ یہ چیک ہوگا گورنمنٹ کے اوپر کہ جناب اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کو عدالت کے سامنے جواب دہی کروانی پڑے گی. لیکن یہاں پر حکومت جو ہے وہ وارثت کی جا رہی ہے چیف جسٹس کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جی چیف جسٹس نے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں دی، جیسے ہم نے کہا اس نے ویسے کیا، ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں بنا، لہٰذا یہ بہت اچھا ہے. تو یہ تو خود ان کے خلاف میرا خیال ایک چارج شیٹ ہے اس بات کے لیے کہ جناب آپ نے اتنا ان کے ساتھ وہ رکھا ہوا ہے دوستانہ. حالانکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی کسی کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے، جیسے وہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایک دشمنی تھی باقاعدہ عمران خان صاحب کے ساتھ. تو چیف جسٹس کو جو ایک بالکل نیوٹرل شخص ہونا چاہیے نا، اس نے انصاف کرنا ہے، وہ کسی کا حامی نہیں ہو سکتا، کسی کا مخالف نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر وزیر اعظم پاکستان خود فرما رہے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارا دوست ہے، ہمارا حامی ہے، ہمارا بندہ ہے. تو یہ والی صورتحال ہے. یہ جی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف تھرسڈے کا دن ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ان کے رفقا کی لسٹ بھیجی جاتی ہے، وہ آتے ہیں بیچارے لیکن ملاقات ہوتی نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی سہیل آفریدی صاحب تشریف لائے تھے، ان کا نام بھی لسٹ میں موجود تھا. اس دفعہ کیا وہ تشریف لائیں گے؟ اگر تو وہ تشریف لاتے ہیں، جو کہ وہ لایا کرتے ہیں عام طور پہ تھرسڈے کو، ہر تھرسڈے وہ آتے ہی ہیں، تو اس صورت میں ظاہری سی بات ہے ایک ایونٹ بنتا ہے اڈیالہ کے باہر، ایک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے گہما گہمی ہے اور پھر ان کی کچھ گفتگو بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک آپ کو باقاعدہ پورا ایک نیوز آئٹم جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن بات وہی کہ کیا ملاقات کروائی جائے گی، اس کے امکانات تو ابھی بھی نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ماحول میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے. اگرچہ بات ٹھیک ہے کہ ترمیمیں تو ہو چکی ہیں، اور اگر فی الحال جو ملاقاتیں بند کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ترمیم میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، تو وہ تو بہرحال اب کروا لی ہے انہوں نے. اب تو ملاقات میرا خیال ہے کروا دینی چاہیے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جو ابھی موڈ ہے اس کے مطابق تو نظر نہیں آ رہا کہ ان کی کوئی ملاقات ہو پائے گی. بہرحال دیکھتے ہیں آج وہ آ بھی پاتے ہیں یا نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ بھی ہے کہ آگے ISF کا جو یوم تاسیس ہے اس پہ بھی انہوں نے ایک بڑا گرینڈ پلان کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد ابھی یہ امن جرگہ بھی ہوا ہے، تو اب ان کے کچھ وہاں پہ بھی معاملات ہیں، کیبنٹ میٹنگ بھی انہوں نے کال کی ہوئی ہے، تو کافی ان کی ظاہر ہے اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں. دیکھنا یہ کہ وہ آج تشریف لاتے ہیں یا نہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.